हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे हम। हम रिवीजन में अभी क्या करने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन चैप्टर करने वाले हैं। रिवीजन बुक, समरी बुक आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? समरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल है। साथ में क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो चैप्टर है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, मार्क्स नहीं छोड़ने। सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन पे, कि भाई जैसे अपने को पता है अपना एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एज द केस में भी, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है बेसिकली। सो उस केस में क्या होता है भाई, हमको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है तो एज द केस में भी हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन दे देंगे, आपको टैक्सेबल सप्लाई दे दी, एग्जाम सप्लाई दे दी, सब कुछ डेटा दे दिया। आपको क्या निकालना है? एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है और बताना है कि वेदर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट। सो फर्स्ट कैलकुलेशंस आपको एग्रीगेट टर्नओवर पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, सेक्शन 23 पे भी पूछ लेते हैं, सेक्शन 24 पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे आपको कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोसीजरल पार्ट पे कभी कैंसिलेशन पे भी पूछ लिया। सबसे ज्यादा बार एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चन पूछे हुए, बट अनडाउटेडली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे पॉइंट्स क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है तो अपने को कुछ छोड़ना नहीं है, इससे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अपने पूरे मार्क्स आने चाहिए इसमें। तो किसी भी पार्ट पे आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करेंगे क्या? रजिस्ट्रेशन चैप्टर का डिस्कशन। अब रजिस्ट्रेशन जीएसटी का पैन बेस्ड होता है, आपको पता है 15 डिजिट का अपना जीएसटीआई नंबर होता है, उसमें से 10 नंबर अपने पैन नंबर होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक होता है, 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बट अगर एक स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, सो एट योर ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आपको लेने हैं मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के, तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टैक्स स्पेसिफिक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अब आपको ये पता है बहुत अच्छे से। अब रजिस्ट्रेशन की लिमिट अपन देखेंगे कितनी है। यहाँ पे देखो MMT-N वाले जो स्टेट है ये आपको याद रखना है अच्छे से, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, MMT-N। ठीक है, मेक माई ट्रिप को नो बोलो कब तक के? एग्जाम तक के। सो MMT-N, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनके लिए लिमिट है 10 लाख। गुड्स के लिए भी, सर्विस के लिए भी, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, आपकी लिमिट है 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद में दूसरी कैटेगरी हमारी यहाँ पे आती है MAT-UPS। मेघालय कंफ्यूज नहीं होना, मेघालय इधर है, 20 लाख में। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, सिक्किम। MAT-UPS में क्या लिमिट है? 20 लाख। चाहे गुड्स के सप्लायर हो चाहे सर्विस के सप्लायर हो, चाहे गुड्स के सप्लायर हो चाहे सर्विस के सप्लायर हो, आपके लिए लिमिट कितनी है भाई साहब? यहाँ पे 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। और उसके बाद बाकी सारे स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, जहां में क्या लिमिट है? 40 lakhs फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड 20 lakhs फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस और सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये लिमिट्स हमको याद रखनी है स्टेट वाइज। ये लिमिट किसकी है? एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है भाई? टैक्सेबल सप्लाई आती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें आती है, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। रुको 1 मिनट। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें आती है। क्या क्या आती है? 3 चीजें हमारी बात हुई अभी, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद एक्सपोर्ट्स आते हैं। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर, अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो वो आएगा। एंड दीज ऑल शुड बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करना है, पूरे देश का मिलाकर के, आपकी सारी ब्रांचेस का मिलाकर के। एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है एज द केस में भी, तो आपको अपने अपने स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। और इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? जीएसटी एक्सक्लूड होगा, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस। एंड क्या एक्सक्लूड होगा? इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर RCM यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड ऑल सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा? जो भी आप अपने अकाउंट पे करते हो या आपने प्रिंसिपल के बिहाफ में किया, आप एजेंट हो, आपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ सप्लाई की, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है।
किसी स्टेट से आप खाली एल्कलिक लीकर सप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वहां से जिस स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां ही रजिस्ट्रेशन लेना है और उसी के हिसाब से लिमिट देखी जाएगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको स्टेट दे दिया महाराष्ट्र, दे दिया आपको एक स्टेट, और आपको एक स्टेट दे दिया मणिपुर, ठीक है, आप मणिपुर से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और आप महाराष्ट्र से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में लिमिट कितनी देखेंगे हम, 10 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, 10 लाख की लिमिट रहेगी, ठीक है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ मणिपुर में भी रजिस्ट्रेशन लेना है और महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेकेंड सिचुएशन, अगर आप यहाँ पे मिजोरम से भी सप्लाई कर रहे हो और गुजरात से भी सप्लाई कर रहे हो, मिजोरम से भी सप्लाई कर रहे हो, गुजरात से भी सप्लाई कर रहे हो, मिजोरम से अल्कोहल सप्लाई कर रहे हो, खाली अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, गुजरात से आप बाकी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में लिमिट क्या हो जाएगी भाई साहब, उस केस में लिमिट 40 लाख की लगेगी, आपको 40 लाख की लगेगी और आपको रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ गुजरात में ही लेना पड़ेगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, ठीक है। मिजोरम में आपको क्या नहीं लेना पड़ेगा, आपको मिजोरम में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मिजोरम का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए लोगे, पर वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो। और थ्रेशोल्ड लिमिट भी गुजरात की लगेगी। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज वेरी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में बहुत बार इस पे केस स्टडीज आती है। एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करो, देखो अगर गुड्स यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपने जॉब वर्कर को दिया, आप प्रिंसिपल हो, आपने जॉब वर्कर को गुड्स दिया, आपने गुड्स क्यों दिए भाई, वो वहां से जॉब वर्क करके उससे सप्लाई कर दे, ठीक है। तो उस केस में वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं आएगा, जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर जॉब वर्क कंप्लीशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा। एंड वैल्यू शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर, जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा, ये क्या था, सेक्शन 22 अपन ने पढ़ा, रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 10/19। और आपको याद है कि वो सप्लायर ऑफ पान मसाला टोबैको, उन सब लोगों को भी यहाँ पे ये 40 लाख वाला नहीं मिलता है, आपको याद है, उनके केस में वही 10 लाख 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है एज द केस में भी, ठीक है। अब ये हुई बात, अब इसके बाद कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, सेक्शन 24 में देखो अपनी क्या बात हुई थी, आपको याद है क्या सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट, आपका टर्नओवर चाहे 5 लाख ही क्यों ना हो, आपको क्या बोला उन्होंने, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इन सब सिचुएशन में फॉल होते हो, अगर आप इन सब सिचुएशन में फॉल होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहली बात, इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तुमने, अरे भाई साहब तुमने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, यहां से गुजरात गुड्स भेज दिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, सर्विस सप्लाई, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख, ठीक है, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा या 10 लाख का इन केस ऑफ MMT-N स्टेट्स, ठीक है। सर्विस सप्लायर को उन्होंने बेनिफिट दे दिया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड, अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो, अच्छा ये सब जो दिए हुए हैं एक्सेप्शंस अपन मैं आपको पहले बता दूं, सेक्शन 24 पे मैंने यहाँ पे लिखे जरूर है, ये सेक्शन 23 के अंडर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दिए हुए हैं, बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हमने कुछ चीजें सेक्शन 23 की यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। सो अभी देखो क्या बात हुई, पहली बात होगी अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख 10 लाख इन केस ऑफ MMT-N। सेकंड, हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो क्या, अच्छा हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट दिया हुआ है 20 लाख या 10 लाख इन केस ऑफ MMT-N, आपको क्या बोला, आपको बोला कि ठीक है आप उतना बेनिफिट ले लो, उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। थर्ड, आप कौन हो यहाँ पे, आप सप्लाई कर रहे हो नोटिफाइड प्रोडक्ट व्हेन मेड बाय क्राफ्ट्समैन, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हो जो कि क्राफ्ट्समैन बना रहा है बाय हैंड, इवन दो सम मशीनरी में भी यूज्ड इन दैट, उस केस में भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिला है 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ MMT-N स्टेट्स, ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई उन्होंने जरूर बोला था रजिस्ट्रेशन ले लो, परंतु उन्होंने बोला अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है, हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है, और अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे गुड सप्लाई कर रहे हो जो कि किसने बनाए हैं, क्राफ्ट्समैन ने बनाए, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने कि हम आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट देंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट देंगे। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप क्या हो भाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको पता है वन स्टेट में रजिस्टर्ड होता है पर दूसरे स्टेट में क्या करता है भाई, वो यहाँ पे दूसरे स्टेट में गया है, वहां पे बिजनेस कर रहा है, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे उस दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या बोला, जैसे मनीष मल्होत्रा मुंबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट वो गए बैंगलोर एग्जीबिशन के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
तो इस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में इन्होंने क्या बोला कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है भाई, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगेन वहां पे कौन आ जाता है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले अगर है तो उनको भी 10 लाख और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, या नोटिफाइड प्रोडक्ट बाय क्राफ्ट्समैन वाले हैं तो उस केस में भी 20 लाख 10 लाख की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है। थर्ड, किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, यू आर रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम। आप रिसिपिएंट हो जिसमें टैक्स आरसीएम में पे करना है, आप रजिस्ट्रेशन लो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरीली, ठीक है। आप रिसीव कर रहे हो सप्लाई जिसमें आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9595 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वगैरह जो सर्विसेज, याद है आपको, जो आप कुछ सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ, तो उस केस में ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जिसको भी टैक्स पे करना है अंडर 95 वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और वो सारी अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, वो सारे जो पॉइंट्स थे, तो उसमें आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करो तो ईसीओ को टैक्स पे करना है, तो उन ईसीओ को क्या बोला भाई, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो। देन योर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, योर टीडीएस डिडक्ट करना है, तुमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, टीडीएस के चैप्टर में देखेंगे। किसकी बात थी भाई, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह नहीं है, उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, तो उनको बोला आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो। उसके बाद एनआरटीपीओ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अच्छा बाहर से आए हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला है। उसके बाद आप क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज अदर देन 95 थ्रू ईसीओ Who is required to collect TCS under section 52। तो अब आप क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज थ्रू ईसीओ सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स और सर्विसेज, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, अब इसमें देखो दो चीजें हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो ईसीओ के थ्रू यहाँ पे अगर आप सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ईसीओ के मैं आपको सारे ही पॉइंट्स बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, एक तो एवरी ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। देखो, चार चीजें ईसीओ के केस में, जो ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेकंड, आप क्या कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑफ सर्विस हो, आप ईसीओ के थ्रू, एक काम करते हैं थोड़े से बड़े पेपर में ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। आज सुबह ही एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था, तो मेरे को अच्छे से याद है इस पे बच्चों को, वैसे भी जनरली भी क्लास में भी देखा मैंने, कंफ्यूजन होता ही है। देखो, ईसीओ के केस में देखो चार चीजें। पहली बात, जो ईसीओ जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेकंड, जो 95 वाले ईसीओ हैं, ठीक है, जिसको भी टैक्स पे करना है अंडर 95, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। थर्ड, आप क्या हो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो थ्रू ईसीओ, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, पहले लिखा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बट इनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है, मतलब कि 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ MMT-N, इनको लिमिट मिल जाएगी, इनको लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। क्या हो, सप्लायर ऑफ सर्विस, यू आर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ, तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ, यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ, तो उस केस में भी अब आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको नहीं रहेगा। अब आप एक्सेप्शन में आ जाते हो, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा 20 लाख 10 लाख एज द केस में भी, जो भी आपके स्टेट में लिमिट लगती है उसके हिसाब से आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। पर इसमें देखो क्या बात है, 40 लाख 20 लाख 10 लाख एज द केस में भी, इसमें क्या चीज है, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस, इसमें सारी वो कंडीशंस है। सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे अलग क्या है मैम, तो बेटा सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में कोई कंडीशन नहीं है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है, यहाँ पे 20 लाख 10 लाख कोई कंडीशन नहीं है। सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा सब्जेक्ट टू वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करे। ये देखो कंडीशंस, एक मिनट, हाँ ये देखो लास्ट आपको दी हुई है, लास्ट पेज में इस चैप्टर में ये सारी कंडीशंस उनको सेटिस्फाई करनी होती। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्या बोला गया है, तो फिर अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एनरोलमेंट नंबर वगैरह मिलेगा। तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ये प्रोसीजर है। उनको डाला था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, पर एक्सेप्शन दिया, क्या बोला कि ठीक है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, ठीक है। अब देखते हैं, सो पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अदर, तो ये ईसीओ की तो अपनी बात हो गई, फिर यहाँ पे पूरी सारी
सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में कोई कंडीशन नहीं है, गुड्स के केस में कंडीशन है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। उसके बाद में अ पर्सन हु सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, जो किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल होना चाहिए, सामने वाला जो पर्सन है टैक्सेबल पर्सन है, उसके बिहाफ में तुम सप्लाई कर रहे हो, तुम एजेंट हो, तो उस केस में तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद आईएसडी हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आप सेपरेटली रजिस्टर्ड हो कि नहीं, आईएसडी को हमने देखा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ईसीओ की बात हो गई। आप क्या हो, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। और आप क्लास ऑफ नोटिफाइड पर्सन हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है भाई, इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है, किनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। देखो इंग्लिश एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। आप एक्सक्लूसिवली क्या गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो विच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, पीएचएमएन आइटम डील कर रहे हो, ठीक है, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल एंड ऑल दोस थिंग्स, सो नॉट लायबल टू टैक्स है। अल्कोहल भी डील कर रहे हो तो नॉट लायबल टू टैक्स है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। 5 करोड़ का टर्नओवर हो ना, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है। पेट्रोल सप्लाई कर रहे हो 5 करोड़ का टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। या इंगेज इन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, वो कुछ सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चरलिस्ट हो, अच्छा, लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आप क्या हो, एग्रीकल्चरलिस्ट हो। अच्छा, एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, याद आ रहा है सब कुछ। इंडिविजुअल या एचयूएफ, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल या एचयूएफ हो आप तो आप एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आते हो, कंपनी नहीं आती भैया। यहाँ पे टाटा टी ने अगर यहाँ पे को एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, भले आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वगैरह करो, पर इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि क्या कर रहा है भाई, खुद ही लेबर कर रहा है या अपने फैमिली मेंबर्स को लगा रहा है या उसने कुछ लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, तो उसको एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में लिया था। सो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो भी आपको क्या बोला यहाँ पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एंड देन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये अपन ने अलग अलग देखे, ये लोग जो नोटिफाइड थे ये सब नोटिफाइड लोग अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम, आप क्या सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज जिसमें आरसीएम पे टैक्स पे करना है, आरसीएम पे टैक्स पे करना है। आप कौन हो, सप्लायर हो। जैसे कि आप कौन हो, एडवोकेट हो, एडवोकेट लीगल सर्विसेज अपन ने देखा आरसीएम में आती है। आप एडवोकेट हो, आपने किसको सर्विस प्रोवाइड की, आपने बिजनेस एंटिटी को दी, बिजनेस एंटिटी को दी, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप एडवोकेट हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लॉयर हो, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। देखो, यू आर इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, द टैक्स ऑन विच रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द अंडर आरसीएम, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी लेगी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। इसका एक्सेप्शन क्या है, पर द पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, अगर आप मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहे हो, आप अगर क्या हो, सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप हो, तो उस केस में भाई, उस केस में क्या बोला, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन नहीं मतलब पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेटल स्क्रैप वाले को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन नहीं है, भले से उसके केस में क्या हो रहा है, सामने वाला टैक्स पे करे, यहाँ पे सामने वाला टैक्स पे करे भले, परंतु उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब उसके बाद व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कब तक अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक अप्लाई करना है। सो पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, 22 या 24 में आपको यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उस केस में इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है हर एक स्टेट में जहां पे आपकी लायबिलिटी आती है, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, सिर्फ उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। कितने दिन में, 30 दिन में ले लो, जब से लायबल हो रहे हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो आपको भी उस स्टेट में यूनियन टेरिटरी में लेना है जहां आप लायबल हो, पर कब लेना है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले, बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, देखो ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपके क्या है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, जनरली जीएसटी में 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन होता है, बट इफ यू हैव
multiple place of business in a state and if you want you can take different registrations for them. ठीक है, तो multiple place of business के लिए you can obtain each registration for a place of business. उसके बाद क्या हुआ, there is something called as suo motu registration. suo motu क्या है, अब डिपार्टमेंट वाले आए, उनको लगा भाई साहब 10 करोड़ की सेल, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, वो आपको टेम्पररी बेसिस पे खुद ही रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका टेम्पररी बेसिस पे और आपको ऑर्डर दे देंगे. सो कौन करता है, ऑफिसर. suo motu किसके साइड से, ऑफिसर के साइड से, आपके साइड से नहीं, ऑफिसर के साइड से. सो अगर ऑफिसर को लगता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बट यू फेल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको रजिस्टर करेगा ऑन अ टेम्पररी बेसिस और वो क्या कर देगा, ऑर्डर इशू कर देगा. नेक्स्ट, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन. अब देखो क्या हुआ, अब तुमको ना सेक्शन 22 के हिसाब से जरूरत है, तुम्हारा टर्नओवर 5 लाख रुपए, ठीक है, ना तुमको सेक्शन 24 के हिसाब से जरूरत पड़ रही है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है, तो भी तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है तो ले लो. किसने मना किया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है ऑप्शन. तो अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है 22-24 के हिसाब से तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो बिल्कुल आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. भाई रजिस्ट्रेशन लिया तो सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा. इवन इफ आपका टर्नओवर 0 है तो भी आपको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन. यूआईएन जो होता है, किसको यूआईएन नंबर किसको मिलता है, देखो बाकी सबको तो जीएसटी आईएन मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. यूआईएन किसको मिलता है, जो नोटिफाइड एजेंसी है यूएन ऑर्गेनाइजेशन की, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनको यूआईएन इशू होता है. अब व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछेगा. क्या अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही हमको आईटीसी मिलता है, बिकॉज उसी दिन से हम रजिस्टर्ड पर्सन है और आईटीसी किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या बात है, 2 चीजें. पहली बात, आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया क्या 30 days फ्रॉम द डे यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इफ यस देन यस, उस केस में इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर 30 days, अगर 30 days के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो उस केस में इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उस केस में इफेक्टिव डेट क्या होगी, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है. एप्लीकेशन 30 दिन में सबमिट की तो इफेक्टिव डेट क्या होगी आपकी, जिस दिन से यहाँ पे आप लायबल थे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो 1 नवंबर को आप लायबल हुए, आपने 15 नवंबर को अप्लाई कर लिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इज इट विद इन 30 days, यस. तो व्हाट इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1 November. यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल आईटीसी फ्रॉम 1 November एंड यू विल बी डिस्चार्जिंग योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम 1 November ओनली, ठीक है. आपको यहाँ पे टैक्स भी कब से पे करने का आएगा, 1 November से, आईटीसी भी 1 November से लोगे, यहाँ पे टैक्स भी पे करोगे आप 1 November से. फर्स्ट सिचुएशन, when you apply for registration within 30 days of becoming liable for registration. But now second situation, 1 November को आपकी liability आई, आपने 15 दिसंबर को अप्लाई किया, 15 दिसंबर को अप्लाई किया, इज इट विद इन 30 days, नो नॉट एट ऑल, इट इज आफ्टर 30 days. देन व्हाट, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ फॉर एग्जांपल 25 दिसंबर को, तो इस केस में व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 दिसंबर. आपको आईटीसी कब से मिलेगा, सोचो 25 दिसंबर से आपको आईटीसी मिलेगा, पर टैक्स आपको गवर्नमेंट को कब से पे करना रहेगा, 1 नवंबर से. व्हाई, बिकॉज टैक्स नीड टू बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. द टैक्सेबल पर्सन इज द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड. तो टैक्स की लायबिलिटी 1 नवंबर से आएगी, पर आईटीसी 25 दिसंबर से मिलेगा, ठीक है. ये अपनी बात हुई थी. अच्छा, ये फर्स्ट केस में और 2 चीजें अभी बात कर लेते हैं. यहाँ पे देखो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, यहाँ पे आपने 15 नवंबर को अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 25 नवंबर को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, तो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक के, अभी आपको थोड़ी ना पता था आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या बोला है आपको कि भाई इतने पीरियड तक के लिए आपको क्या करना है, अब आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करो. 25 नवंबर तक तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो 25 नवंबर के बाद इन्होंने बोला कि आप क्या करो, 1 नवंबर से 25 नवंबर की रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो. कितने दिन के अंदर 25 नवंबर के बाद में 1 महीना दिया, 25 दिसंबर तक. 25 नवंबर के बाद दिया 25 दिसंबर तक, 1 मंथ के अंदर 1 नवंबर से 25 नवंबर की रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो, ठीक है. और आपको उस पीरियड का फर्स्ट रिटर्न भी फर्निश करना पड़ेगा. आई होप इट इज क्लियर. अब ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, एकदम सिंपल सी बातें, बड़ी क्विकली करेंगे इसको. तो रजिस्ट्रेशन जिसकी भी लायबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, अब आप सबने किया ही होगा यार,
पैन नंबर और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। पैन नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पे वैलिडेट होगा सीबीडीटी के डेटाबेस से, और ओटीपी आएंगे आपके किसमें, पैन नंबर पे या पैन लिंक मोबाइल नंबर पे, और ईमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी आएगा। उसके बाद एक नंबर जनरेट होता है जिसे बोलते हैं टीआरएन, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, और वो कम्युनिकेट होगा जिसके बेसिस पे आप पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन भरोगे, और उसमें ये सारी चीजें होती है। आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, सारी डिटेल्स वगैरह आप दोगे, जो जो अटैचमेंट लगते हैं वो सारी चीजें आप दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन जैसे गई आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उसको क्या करता है, वो टीआरएन यूज करता है फॉर मेकिंग एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के डिपॉजिट के लिए वो टीआरएन यूज करता है। अब एप्लीकेशन ऑफिसर के पास जाएगी, ऑफिसर क्या करेगा देखते हैं, चलो ये पार्ट 2 वाले डायग्राम में दिया हुआ है कि अब ऑफिसर क्या करेगा। सो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे पार्ट 2 की बात करेंगे। यहाँ पे ऑफिसर ने क्या किया भाई, आपकी एप्लीकेशन ऑफिसर के पास पहुंची, उसने एग्जामिन करा, एप्लीकेशन अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट आई, इन ऑर्डर, सब कुछ सही है, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। और क्या करेगा, कितने दिन में ग्रांट करेगा, 7 वर्किंग डेज में करेगा, 7 वर्किंग डेज में करेगा विदाउट साइट वेरिफिकेशन। अगर आपने सक्सेसफुली आधार अथेंटिकेशन किया है तो आपका कोई साइट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बराबर है, आधार अथेंटिकेशन हो गया, 7 वर्किंग डेज में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अगर आप इन तीनों में से किसी पॉइंट पे आते हो, बी में, क्या यू फेल्स टू अंडरगो आधार अथेंटिकेशन, या यू डज नॉट ऑफर आधार अथेंटिकेशन, या आपको ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई बड़ा नेसेसरी है क्या साइट वेरिफिकेशन करना, ऑफिसर को लगता है साइट वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, या जिसने आधार अथेंटिकेशन आपने कर लिया है फिर भी कॉमन पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, किस चीज के लिए, टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन, टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन। तो इन सभी केसेस में रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट हो सकता है, 30 डेज के अंदर अंदर। रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट हो सकता है, 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर साइट वेरिफिकेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो उस केस में रजिस्ट्रेशन आपका कब तक ग्रांट हो सकता है, 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये हो गई बात। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, ऑफिसर को भाई यहाँ पे क्या हुई, अगर यहाँ पे ऑफिसर नोटिस आपका देखो, अगर ये तो सेम आपका ऑर्डर में एप्लीकेशन तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या 7 दिन में या 30 डेज में, एज द केस में भी। अब आपकी एप्लीकेशन बरोबर नहीं है, एप्लीकेशन बरोबर नहीं है तो ऑफिसर क्या मांगेगा, क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। और क्या करेगा भाई ऑफिसर नोटिस इशू करेगा आपको, नोटिस के द्वारा आपसे क्या बोलेगा कि भाई क्लैरिफिकेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो, डॉक्यूमेंट दो, जो भी उसको चाहिए वो आपसे मांगेगा। कितने दिन में नोटिस इशू करनी है उसको, देखो अगर वही 3 केसेस हैं तो 30 डेज में। कौन से 3, फेल्स टू अंडरगो आधार अथेंटिकेशन, डज नॉट ऑप्ट, या ऑफिसर को लगता है साइट वेरिफिकेशन करना है, या आपने आधार अथेंटिकेशन तो किया है पर आपको कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, किस चीज के लिए, साइट वेरिफिकेशन करने के लिए, कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है साइट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन तीनों भी केसेस में ऑफिसर को टाइम दिया गया है 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस दे दे, 30 डेज के अंदर अंदर वो आपको नोटिस दे दे। बाकी सारे केसेस में 7 डेज के अंदर अंदर ऑफिसर को आपको नोटिस देना है, 7 वर्किंग डेज में ऑफिसर को नोटिस देना है। उसने आपको नोटिस दे दिया, अब आपके पास आ गई नोटिस। अब आपका काम, चाहे 30 दिन में नोटिस आई चाहे 7 दिन में नोटिस आई, दोनों भी केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिप्लाई करोगे नोटिस का, और क्या करोगे। सो रिप्लाई कितने दिन में करोगे, 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम रिसीट ऑफ नोटिस, 7 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई करना है। आपने रिप्लाई कर दिया, ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। 7 वर्किंग डेज में जब से उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ऑफिसर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अब या तो आपने रिप्लाई नहीं किया नोटिस का, या जो आपने रिप्लाई किया ऑफिसर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, स्ट्रेट अवे रिजेक्शन, ठीक है। तो ये बात है, उसको रीजंस लिखने पड़ेंगे। तो ये बस क्या है भाई, ऑफिसर के पास आपके गई नोटिस, सॉरी ऑफिसर के पास आपका एप्लीकेशन गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो है। अब ऑफिसर को जब जब एक्शन लेने थे उसने नहीं लिया, उसको जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर सारे डॉक्यूमेंट सही थे तो 7 दिन में देने थे, ये बी वाले पॉइंट में उसको 30 डेज में देना था, उसने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। यहाँ 7 वर्किंग डेज में उसको रजिस्ट्रेशन देना था, उसने आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया ऑफिसर ने। सो इट विल बी डीम्ड कि आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट होगी, डीम कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे आएंगे,
वही बात लिखी हुई है कि ऑफिसर को ये जो भी क्या लेने चाहिए थे, एक्शंस लेने चाहिए थे, उसने नहीं लिया, देन डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन मान ली जाएगी, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन मान ली जाएगी। अब देखो, ठीक है, साइट वेरिफिकेशन। देखो, जब भी ऑफिसर को लगता है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, कब? आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ऑफिसर को लग सकता है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइट वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो उस केस में क्या वो साइट वेरिफिकेशन कर सकता है? बिल्कुल करेगा वो। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन डन और वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ वगैरह लेगा जहां साइट वेरिफिकेशन करने जाएगा, वो सब उसको अपलोड करने रहेंगे पोर्टल में। कितने दिन में? 15 दिन में। जब भी वेरिफिकेशन किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको ये सब अपलोड करने हैं पोर्टल में। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, अगर यहाँ पे वो वेरिफिकेशन यहाँ पे उसने करना है, उसको लगता है बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के पहले ही साइट वेरिफिकेशन करना है, वो जो बी पॉइंट में तीनों चीजें थी ना, उस केस में उनको क्या करना होता है? बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन साइट वेरिफिकेशन करना होता है। तो उस केस में बिल्कुल कर सकता है। सेम उसको क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे वेरिफिकेशन करके जो रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स वगैरह, वो अपलोड करनी पड़ेगी 5 दिन पहले, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम। ठीक है, ये 30 डेज का जो टाइम है, जो टाइम दिया गया है, उसके 5 दिन पहले पहले उनको क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। सो ये बात हुई साइट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपसे यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है क्या? यस। 2 फील्ड्स होती है, एक कोर फील्ड, एक नॉन कोर फील्ड। ठीक है, इनका आप रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो। अब जैसे कि कोर फील्ड्स क्या होती है? लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ये क्या चीजें होती है? ये कोर फील्ड्स होती है। इसके लिए कहा जाता है ऑफिसर के पास जाता है। तो except for change in core information, the registration of taxable person will be able to make amendment without requiring approval from the tax authority। मतलब नॉन कोर फील्ड्स, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, तो वो बिना ऑफिसर के अप्रूवल के ही आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आपको पता भी है ये बात, नॉन कोर फील्ड्स। ठीक है, इन केस ऑफ चेंज फॉर लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, या बाकी सारी चीजें करनी है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आप ये सारे चेंजेस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। यू हैव टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज। द ऑफिसर का अप्रूवल होगा नेक्स्ट 15 डेज में। अब अगर यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं, जैसे ईमेल आईडी वगैरह जैसे अपन ने बात करी, तो उस केस में क्या चीज है भाई? उस केस में आप खुद कर सकते हो, दैट इज नॉन कोर फील्ड। अच्छा, अब इसमें ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। पहला तो, अगर आपका चेंज इन पैन हो रहा है तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्यों अमेंडमेंट नहीं कर सकते? आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो नंबर है, दैट इज व्हाट, दैट इज पैन बेस्ड। सो चेंज इन पैन के लिए देयर इज नो अमेंडमेंट, यू हैव टू अप्लाई फॉर, सो यहाँ लिख लो भले, चेंज इन पैन के केस में देयर इज नो अमेंडमेंट, यू हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन न्यू पैन के साथ। और दूसरी चीज, चेंज इन स्टेट। अब आपका स्टेट ही चेंज हो गया। अब जैसे कि आप मुंबई में बिजनेस कर रहे थे, अब आप शिफ्ट हो गए कहाँ? चेन्नई। चेन्नई में बिजनेस करने लगे, तो चेंज इन स्टेट हो गया। तो अगेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में, तो इस केस में स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस केस में आप अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते चेंज इन स्टेट के केस में। इस केस में भी नो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। महाराष्ट्र का कैंसिलेशन अप्लाई करो और फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगे किसका? यहाँ पे आप तमिलनाडु का फ्रेश रजिस्ट्रेशन लोगे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, ये स्टेट यहां से कट करो। ठीक है, अब देखो, देखते फटाक से क्विक डायग्राम देख लेते हैं अपन इसका। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, यूआईएन होल्डर है, आपको क्या करना है? एप्लीकेशन सबमिट करना है 15 दिन के अंदर अंदर पोर्टल में। कोई भी चेंज आया, कोर हो नॉन कोर हो, 15 दिन ऑफ दैट चेंज आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। यहाँ पे नॉन कोर चेंजेस है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इमीडिएटली आपका अमेंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ कोर एरियाज है तो ऑफिसर के पास जाएगी, ऑफिसर को सब कुछ सही लगा तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन दे देगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। बट ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि अमेंडमेंट अनवारंटेड है, डॉक्यूमेंट जो है इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, तो वो क्या करेगा? एक ही काम करता है, पता है अपने को, नोटिस इशू करता है ऑफिसर। शो कॉज नोटिस आपको इशू करेगा कि भाई अमेंडमेंट आपका क्यों मैं रिजेक्ट नहीं करूं। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको रिप्लाई करना है नोटिस का। कितने दिन के अंदर अंदर करोगे? 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप रिप्लाई करोगे। अगर आपने रिप्लाई कर दिया, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, तो ऑफिसर आपका क्या कर देगा भाई? आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। यहाँ पे विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? आपका अमेंड हो जाएगा। बट अगर रजिस्ट्रेशन सप्लाई रिप्लाई नहीं करता है या उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर आपकी जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब
ऑफिसर को ये जो भी एक्शन लेना था 15 दिन में, 7 दिन में अगर वो नहीं लेता है तो मान लिया जाएगा क्या, आपका डीम टू बी अमेंडेड मान लिया जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इट विल स्टैंड अमेंडेड टू द एक्सटेंट एंड द अमेंडेड सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल टू यू। अब ये तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ। अब स्पेशल प्रोविजंस फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में स्पेशली, ठीक है। बहुत सारे कॉमन प्रोविजंस है, आपको पता है ये दोनों स्पेशल लोग है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है भाई, एक स्टेट में तो क्या है उसका बिजनेस है, ठीक है, महाराष्ट्र में वो बिजनेस कर रहा है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका, पर उसका जैसे कि कर्नाटका में नहीं है, वो वहां पे 5 दिन के लिए एग्जीबिशन के लिए गया है, तो कर्नाटका के लिए वो क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक कोई स्टेट में तो रजिस्टर्ड होता है, बट उसको सप्लाई कहां से करनी, कोई और स्टेट से करनी जहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वहां पे। जैसे अपन ने मनीष मल्होत्रा का एग्जांपल लिया था, 3 दिन के एग्जीबिशन के लिए गए वो कहीं, तो उनको वहां पे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है भाई, कोई फॉरेनर है, इंडिया में आया है, यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो कोई भी स्टेट में इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक के, वो टैक्सेबल सप्लाई कहीं भी करना चाहता है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ एनआरटीपी। बड़ा सिंप्लीफाइड सा रजिस्ट्रेशन होता है उनको, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या प्रोविजन है अपन देखते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है 5 दिन पहले, 5 दिन पहले बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई। कोई भी सप्लाई, कोई भी बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले इन्हें क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इनको यहाँ पे जो मिलेगा उससे क्या करना है इनको, दे विल मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। 90 डेज का इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, मतलब पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर उनको 30 दिन का चाहिए तो ठीक है 30 दिन का, 30 डेज का, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज का उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। पर अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए तो फर्दर पीरियड ऑफ 1 और 90 डेज का वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 180 डेज तक के वो ले सकते हैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब एक इस पे सर्कुलर आया था किसका, लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस जो होते हैं, ठीक है, अब जो साल भर ही चल रहे हैं एग्जीबिशन, तो उस केस में बोले कि भाई कैसे करें, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई उस केस में आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, फिर नॉर्मल टैक्स पेयर जैसे लो। कैजुअल टैक्सेबल का तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 180 दिन का ही हो सकता है, वो भी एक बार में 90 डेज का मिलेगा, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे 90 डेज के लिए फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन, अब कैंसिलेशन ऑफिसर भी कर सकता है, आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या तो ऑफिसर कैंसिल करेगा या आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो। किस केसेस में यहाँ पे आपके व्हाट आर द कैंसिलेशन के केसेस हो सकते हैं, देखो ट्रांसफर हो गया आपके बिजनेस का, डिसकंटिन्यू हो गया बिजनेस, full transfer of business for any reason, death of proprietor, amalgamation, demerger, disposal of business, change in constitution of business, no longer liable to be registered। तो ये सारे केसेस में या तो ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है आपके कैंसिलेशन के लिए, या आप भी बोल सकते हो कि भाई मेरे को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो ऑफिसर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल इन सभी केसेस में। और जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उस पीरियड के लिए सस्पेंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन। अब किन केसेस में सिर्फ ऑफिसर कर सकता है, सिर्फ ऑफिसर किन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, तो अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किए कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपने कॉन्ट्रावेंट किए कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रावेंशन, प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन दिए हुए हैं रूल 21 में। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 29 में, ठीक है। प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन हमारे कहां पे दिए हुए हैं, रूल 21 में। देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये देखो ये सारे प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहली चीज क्या हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो भाई साहब, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। इनवॉइस इशू कर रहे हो, बिल इशू कर रहे हो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ना सप्लाई किया गुड्स का, ना सप्लाई किया सर्विसेज का, और यहाँ पे आप बेधड़क इनवॉइसेज इशू कर रहे हो, ठीक है, फेक इनवॉइस का काम कर रहे हो मतलब, ठीक है, तो उसको इसमें भी ऑफिसर आपका डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आपने वायलेट किए प्रोविजन सेक्शन 171, एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजंस आपने वायलेट किए, 10A बैंक अकाउंट डिटेल अपन बाद में भी फर्निश कर सकते हैं ना आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी, तो आपने वो भी वायलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने जो कंडीशंस थी सेक्शन 16 में आईटीसी लेने की कंडीशंस आपने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे वायलेट करी। आपके जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच है, वायलेट किया अपने 86B अपन पढ़ेंगे अभी वो। आप मंथली रिटर्न फाइलर हो, आपने रिटर्न ही फर्निश नहीं किए 6 महीने तक के कंटिन्यूसली,
आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, आपने रिटर्न फर्निश नहीं किए 2 क्वार्टर्स के, 2 टैक्स पीरियड के मतलब, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। कॉम्पोजिशन वाले हो, आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया फाइनेंशियल ईयर का बियॉन्ड व्हाट 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। व्हाट इज द ड्यू डेट? अगले साल का 30 जून होता है, उसके बाद भी 3 महीने हो गए, आपने रजिस्टर क्या नहीं किया, रिटर्न ही फर्निश नहीं किया। नेक्स्ट आपने क्या किया भाई, यहाँ पे आप अदर डीलर्स यू हैव नॉट फर्निश रिटर्न इन एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ये देखो प्रिस्क्राइब था यहाँ ऑलरेडी रूल 21 में अपन ने जो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन नॉट कमेंस बिजनेस फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मस्ती मस्ती में रजिस्ट्रेशन ले लिया, 6 महीने हो गया रजिस्ट्रेशन दिया यार, बिजनेस ही कमेंस नहीं कर रहे हो, ऑफिसर कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। फेल्स टू फाइल रिटर्न आफ्टर रिवोकेशन ऑर्डर, रिवोकेशन ऑर्डर के बाद 30 दिन के अंदर रिटर्न भरने होते हैं, रिटर्न ही नहीं फर्निश किए, रिटर्न ही फर्निश नहीं किए। यहाँ पे आपके जो रिटर्न ड्यू थे कब से कब तक, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से लेकर रिवोकेशन तक के रिटर्न आपने 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर में नहीं फर्निश किए, या आपका रजिस्ट्रेशन अगर रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुआ है, रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुआ है तो सारे रिटर्न्स जब से ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से लेकर रिवोकेशन के बीच के सारे रिटर्न्स 30 डेज के अंदर अंदर नहीं सबमिट किए, तो उस केस में भी क्या बोला गया भैया, उस केस में भी बड़ी सिंपल सी बात है, आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपका ऑफिसर जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आईटीसी वाला पार्ट इन केस ऑफ कैंसिलेशन अपन ने ऑलरेडी देखा। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन जब भी अपना कैंसिल रहता है उस पीरियड में सस्पेंशन रहता है, तो सस्पेंशन कब से कब तक अपना रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगा। तो पहली बात है, अगर आपने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए तो कब से कब तक सस्पेंड रहेगा, जब आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन या फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, या तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या जब से आप कैंसिलेशन सॉर्ट कर रहे हो, विच एवर इज लेटर, ठीक है, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग। बट अगर वेयर रजिस्ट्रेशन वेयर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन देयर ओन मोशन, पर अगर आपका कैंसिलेशन ऑन योर ओन मोशन, क्या बात हुई, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने इनिशिएट किया डिपार्टमेंट ने ऑन इट्स ओन मोशन, तो उस केस में क्या होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट जो कि डिटरमाइन करेगा ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो अगर ऑफिसर ने कैंसिल किया तो डेट भी ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे कब से सस्पेंडेड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ ना, आपका कंपैरिजन, यहाँ पे आपके रिटर्न का कंपैरिजन किया रजिस्टर्ड पर्सन ने, ऑफिसर ने GSTR 3B का, किससे, GSTR 1 या 1A से, 1 या 1A से या 2A से या 2A से, या ऐसा कोई और एनालिसिस उसने किया जिससे उसे लगता है कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, जिससे यहाँ क्या कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करना चाहिए, या आपने कॉन्ट्रावेंट किया है सेक्शन 10A का, तो उस दोनों भी केसेस में वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। तो ठीक है, GSTR 1 1A और 3B के बीच में डिफरेंस है, या GSTR 3B और यहाँ पे आपके 2A के बीच में डिफरेंसेस है, या उसने कुछ और एनालिसिस किया जिससे उसको लग रहा है कि नहीं आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ काम किया, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल करना चाहिए, तो पहले वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन, या आपने कॉन्ट्रावेंट किया 10A, सस्पेंड कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन और आपको नोटिस इशू करेगा कि भाई 30 डेज में कि आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिल क्यों ना करूं, सस्पेंड कर देगा और पूछेगा कि मैं कैंसिल क्यों ना करूं। उसके बाद में जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसको 2 काम नहीं करने, सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। टैक्सेबल सप्लाई में नहीं करना मतलब भाई सप्लाई तो करता रहेगा, बिजनेस तो चालू रहेगा थोड़ी ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो बिजनेस बंद करेगा, तो बिजनेस तो उसका चलते रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है मतलब कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है, टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। शेल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई मींस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है और उसको टैक्स नहीं चार्ज करना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। देन shall not be required to furnish any return under section 39 during the period of suspension। अपन सस्पेंशन के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन के टाइम पे उसको कोई भी यहाँ पे रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है। बाद में रिवाइज टैक्स इनवॉइस फर्स्ट रिटर्न रहेंगे जो वो बाद में अप्लाई होगा। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में क्या बात हो रही है, नो रिफंड विल रिसीव, कैंसिलेशन इज डन बाय डिपार्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसने, डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया, तो उस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया, तो उस पीरियड में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सस्पेंशन डीम टू बी रिवोक्ड हो जाता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ व्हाट, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने पे आपका सस्पेंशन इज डीम टू बी रिवोक्ड, ठीक है। सो यही सब पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है। अब
देखो रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो आपका हुआ या तो खुद भी कर सकते हो या डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अब जब डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कब? जब आपने की हो तब नहीं, ऑब्वियसली, नहीं तो फिर तो कैंसिल ही क्यों अप्लाई करते, मस्ती के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। सो आपने कैंसिल किया तब रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप रिवोकेशन, तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन का किसने पीओ प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन, वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन कर सकता है। कितने दिन में? 90 डेज का टाइम दिया हुआ है उसको, जब भी उसको डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उसको मिला तब से 90 डेज के अंदर अंदर वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन कर सकता है। फर्दर एक्सटेंशन उसको मिल सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो मैक्स रिवोकेशन की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड कितने दिन की हो सकती है? 270 डेज तक के कर सकते हैं, 90 डेज प्लस 180 डेज। ठीक है। डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब आपका रजिस्ट्रेशन ही क्यों कैंसिल किया था? क्योंकि तुम रिटर्न ही नहीं भर रहे थे, इसलिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था। अभी अपन ने देखा रिटर्न नहीं भरते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। सो अब तुमने क्या कर दिया? रिटर्न सारे भर दिए, रिटर्न सारे आपने भर दिए, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा, डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स का रूल 10A क्या बोलता है? देखो बैंक अकाउंट डिटेल्स पहले तो क्या होता था, बहुत पहले की बात है, रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करते थे उसी टाइम पे अपने को बैंक अकाउंट डिटेल्स भी साथ में देनी होती थी। अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ले लो, उसके बाद में भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम आपको कितना दिया है उन्होंने? 30 डेज का। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर फर्निश कर दो, या बिफोर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR1, मतलब कि GSTR1 या IFF फर्निश के पहले, विच एवर इज अर्लियर। सो आप कब तक बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हो? दो चीजें बोली उन्होंने, 30 डेज ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज में दे दो, या आपका GSTR1 या IFF फर्निश करने के पहले, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या कर सकते हो? दे सकते हो। देन पर्सन रिक्वायर्ड टू गो अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जैसे अपन ने पढ़ा था, पहले गुजरात के लिए आया था, अभी पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी यहाँ पे अप्लाई करता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और वो आइडेंटिफाई हुआ कॉमन पोर्टल के द्वारा किस चीज के लिए, डेटा एनालिसिस पैरामीटर्स के लिए, तो उसको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन देना होता है। बायोमेट्रिक्स देना है, रेटिना, थंब इंप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स उसको देना है। तो क्या होता है, उसकी फोटोग्राफ लेते हैं, एप्लीकेंट है तो उसकी ले लेंगे, अगर अदर देन एप्लीकेंट है, अदर देन दिस इंडिविजुअल है तो फिर किसकी, जैसे कि HUF में कर्ता की, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स की, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इन लोगों की क्या ले लेंगे? फोटो ले लेंगे। सो यहाँ पे इनको क्या करना है? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना है, प्लस इनकी फोटो ली जाएगी, प्लस वेरिफिकेशन किया जाएगा किसका? ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इनको बुलाएंगे, इनके ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे भाई? चेक करे जाएंगे। जो इन्होंने अपलोड किए होंगे GST REG 01 के साथ, वो ओरिजिनल कॉपीज लेकर के आओ और आप यहाँ पे आके फेलिसिटेशन सेंटर में चेक कराओ। ठीक है। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए करवा रहे हैं ये बेसिकली। और उसके बाद ही एप्लीकेशन, ये पूरी प्रोसेस आपने कर दी, उसके बाद ही मानी जाएगी कि एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और आपको उसके बाद क्या किया जाएगा? आधार यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया रहेगा। तो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, फोटो वगैरह लेनी है, वेरिफिकेशन कराना है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का वन ऑफ द फेलिसिटेशन सेंटर, और वो आपका हो जाएगा। तो अब ये कहाँ पे आया है? गुजरात, पौंडीचेरी एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन के बाकी सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी देखते हैं। बस एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को इसमें, द पर्सन हु इज नॉट लाइबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। किसकी लाइबिलिटी नहीं है, किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है? जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, 25(6)D में दिया हुआ है। जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। डिपार्टमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। लोकल अथॉरिटी को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। स्टैच्यूटरी बॉडी को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। PSU को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। पर्सन अप्लाइंग फॉर UN को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। तो इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी तो ठीक है पॉइंट्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको क्या बोला कि भाई आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लो, नहीं तो फिर आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको इन सब चीजों के लिए एलिजिबल होना है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लो। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे GST में पहले से, उनको क्या बोला कि अगर आपको एप्लीकेशन करनी है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की, रिफंड की एप्लीकेशन करनी है, या रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ये 3 एप्लीकेशन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आधार नंबर आपको
तो फिर क्या बोला यहाँ पे अगर आधार नंबर आपको अभी तक असाइन नहीं हुआ है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फर्निश कर सकते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आधार का आप एनरोलमेंट आईडी स्लिप लो, ठीक है, फिर आपको बैंक पासबुक यहाँ पे या फोटोग्राफ दे दो या वोटर आईडी कार्ड दे दो, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, और फिर उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन कब करना है, जब आपको अलॉट हो जाएगा आधार नंबर उसके बाद। तो ये किस लोगों की बात हो रही है, जिन लोगों का जो ऑलरेडी जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड थे और उनके पास यहाँ पे उनको अगर आधार ऑथेंटिकेशन की बात है। जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनको तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बोला है कि अभी आधार ऑथेंटिकेशन कर लो, जो पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड थे उनके लिए ये बात है, ठीक है। अब ये देखो ये एक बात है, ये क्या चीज है वो अपन ने पढ़े थे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम। आप अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ, गुड्स सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ, तो उस केस में क्या बोला है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो भी चलेगा अप टू योर थ्रेशोल्ड लिमिट, बट सब्जेक्ट टू ऑल दीज कंडीशंस। व्हाट आर दोस कंडीशंस वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या दी है, इनको बोला है कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि क्या, सबसे पहले तो तुम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, सेकेंड आपको ईसीओ के थ्रू भी एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई नहीं करना है, थर्ड पैन नंबर तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास, पैन नंबर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू तो आपको कॉमन पोर्टल में आपको 3 चीजें बतानी है। 3 चीजें क्या बताओगे, अपना पैन नंबर, अपना एड्रेस और अपना स्टेट, ये तीनों चीजें आप बताओगे कॉमन पोर्टल पे। आपको क्या किया जाएगा, एक एनरोलमेंट नंबर देंगे, आपका पैन वैलिडेट जैसी हो गया तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर देंगे, ठीक है, और आपको एक ही देंगे, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। यू शुड नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट इन अ स्टेट, ठीक है। फिर आपको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करना है ईसीओ अनलेस द पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसके बाद ही आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हो, ठीक है। वेयर सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन द एनरोलमेंट नंबर विल बी सीज टू बी इफेक्ट। अगर आपको बाद में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो ऑब्वियसली एनरोलमेंट नंबर का क्या काम, फिर तो जीएसटीआईएन नंबर आ गया, तो फिर दैट विल सीज टू हैव इफेक्ट। सो ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ, और फिर आपको मिल जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट, ठीक है। अब ईसीओ के ऊपर भी कुछ बातें दी। ईसीओ को बोला कि भाई अगर तुम कौन से ईसीओ जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, अच्छा तुम वो वाले ईसीओ, तो आपको क्या बोला, आपको ये प्रोसीजर जो है फॉलो करनी पड़ेगी, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई अनरजिस्टर्ड आपके इससे सप्लाई कर रहा है। वही सारी बातें हैं, क्या ईसीओ को वो क्या करेगा, अलाउ करेगा सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर उसके पास एनरोलमेंट नंबर है तो ही सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर देखेगा वो है क्या उसके पास, तो ही वो अलाउ करेगा उसके पोर्टल से उसको सप्लाई करना। उसके बाद ईसीओ उसको कोई इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं देगा उसके पोर्टल से, उसको तो पता चलेगा ही ना भाई, वो अपने पोर्टल से उसका कोई इंटरस्टेट सप्लाई करने ही नहीं देगा। फिर उसके बाद उसका टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा वो, ठीक है। ईसीओ शैल नॉट कलेक्ट टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेड पर्सन, उस इंसान का बोला तुम टीसीएस मत कलेक्ट करो। और ईसीओ को बोला कि आप ये जो भी आपके इससे सप्लाई कर रहा है वो आप अपने जीएसटीआर 8 में जरूर बता दो, आप अपने जीएसटीआर 8 में बता दो। तो ईसीओ को 4 काम बताए, क्या 4 काम बताए ईसीओ को कि भैया आप क्या कर दो, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि एनरोलमेंट नंबर है क्या, दूसरा आप उसको इंटरस्टेट सप्लाई करने मत दो, तीसरी बात आपको बोली आप उसका टीसीएस कलेक्ट मत करो, और चौथी बात आपको बोली कि आप क्या करो, आपके जीएसटीआर 8 में फर्निश कर दो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। सो ये प्रोविजंस हुए एंड ये वर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन चैप्टर, अनडाउटेडली वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्पेशली सेक्शन 22, 23, 24 एंड कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, पर्सन की लाइबिलिटी है कि नहीं रजिस्ट्रेशन की, आते रहता है एग्जाम में। सो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स को यहाँ पे शेयर करो, समरी बुक भी और प्लेलिस्ट का लिंक भी, ठीक है। सो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।